हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा या सेल, है ना। सेल क्या है या कक्षा क्या है, आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगाज़ करते हैं। छोटी सी वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज है और कोई खास जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो पहला पॉइंट है कक्षा या सेल क्या है। कक्षा या सेल, जब भी आप किसी एलिमेंट को लेते हैं तो उस एलिमेंट का, अगर उस एलिमेंट के हम किसी एटम की बात कर लें तो उस एटम की जो बनावट होती है ना, परमाणु की, वह इस प्रकार होती है कि बीच में जो है आपका यहाँ पर एक नाभिक होता है ना। आप लोग जानते हैं यह जो है नाभिक है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में विराजमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर चक्कर लगाता है इस नाभिक के चारों ओर। इस बनावट को तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यह नाभिक है और इसके चारों ओर जो है कक्षाएं बनी होती है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है। और आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर होता है, इसी का अध्ययन जो है हम कर रहे हैं। क्योंकि कक्षा को आप किसके लिए बना रहे हैं, कक्षा किसके लिए है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाता है। तो यह इस तरह बीच में जो है नाभिक होता है और चारों तरफ कक्षाएं होती है। जो नाभिक के सबसे करीब में है उस कक्षा का नाम के होता है, इसके बाद वाली कक्षा एल है, फिर एम है, फिर एन है, फिर ओ है, और इस तरह से बहुत सारी कक्षाएं पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू ऐसे चलते रहेगा। बहुत सारी कक्षाएं इसमें बनेंगी, है ना। तो इसमें मेन चीज जो है वह इसके नाभिक। अब नाभिक से जो कक्षाओं की काउंटिंग होगी तो वह सबसे पहले नाभिक के जस्ट बाद जो कक्षा है उसका नंबर 1 होगा, उसके बाद जो है 2 होगा, उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे कक्षाएं हैं। मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं k बराबर 1, l बराबर 2, m बराबर 3, इस तरह से कक्षाएं होगी। ऐसा नहीं कि कक्षा को आप बाहर से गिनिएगा। हाँ, बाहर से कक्षा तब काउंट होगा जब आप बोर-ब्योरी योजना के तहत किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को जब दर्शाना चाहिएगा कि उसके कितने कक्षाओं में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी, तो फिर बाहर से काउंटिंग करने के लिए कहेगा, लेकिन वह स्पेशल केस में। लेकिन अगर ऐसे सिर्फ कह दिया जाए तीसरी कक्षा, तो इसका मतलब क्या है, यह नाभिक के बाद 1, 2, 3 इस कक्षा की बात कही जा रही है। जैसे कहते चौथी कक्षा, तो नाभिक के बाद चौथी कक्षा, मतलब नाभिक यहाँ है, जब भी काउंटिंग होगा नाभिक के तरफ से, तो 1, 2, 3 चौथी कक्षा, यहाँ 4 कक्षा, ये 5वीं कक्षा, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं कक्षा मतलब ओ, चौथी कक्षा मतलब एन कक्षा, तीसरी कक्षा मतलब एम कक्षा, दूसरी कक्षा मतलब एल कक्षा, और पहली कक्षा का मतलब के कक्षा। तो के, एल, एम, एन ऐसे जो है इस तरह से जो है कक्षाएं आपकी चलती रहेगी और जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो ठीक हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन का काम होता है परिभ्रमण करना। आप जानते हैं कि जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें यह बात बताई गई है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वह किसी भी एलिमेंट के एटम के नाभिक में विराजमान होता है और चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात आपको पता है। तो उसी से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, ऊर्जा के साथ एक निश्चित मात्रा रहती है। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर, इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो देखिए ये इस पॉइंट में यह बताया गया है कि आप कक्षा किसको कहते हैं या कक्षा का क्या क्या नाम हो सकता है या कक्षा क्या है। तो आप जानते हैं कि एलिमेंट के एटम के नाभिक में, जो नाभिक के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वह कक्षा कहलाती है। उसी कक्षा को हिंदी में कोश भी कहते हैं, उसी कक्षा को सेल भी कहते हैं, उसी कक्षा को ऊर्जा कोश भी कहते हैं, उसी कक्षा का नाम ऊर्जा स्तर भी है, उसको कक्षा भी कहते हैं, उसको ऑर्बिट भी कहते हैं और उसको सेल भी कहते हैं। तो यह तमाम नाम जो है उसी कक्षा का है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कोई है जो उसको कोश कहते हैं, प्रथम कोश मतलब नाभिक के बाद जो पहली कक्षा हो गई, कोश मतलब भी कक्षा, है ना। प्रथम सेल कहे तो वह भी प्रथम सेल मतलब प्रथम कक्षा, है ना। तो कक्षा को सेल भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं, ऊर्जा कोश भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। ये इन तमाम नामों से जो है ये कक्षाएं जानी जाती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट में सिर्फ ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ये बात जो है थोड़ी सी
जो है कुछ महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसमें मान लीजिए यहाँ प्रथम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है ना, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है। जो ऊर्जा, यह जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा होती है। इस इलेक्ट्रॉन में एक ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, इसलिए वह जो है चक्कर उसमें लगा रहा है। तो यह बात याद रखिएगा कि इन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है और इसलिए जो है यह कक्षाओं में, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अब ऊर्जा स्तर क्यों कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या है, ऊर्जा है ना, और इसलिए इस ऊर्जा को लेकर के वह अपने कक्षा में घूम रहा है, इसलिए उस कक्षा का नाम भी ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो एनर्जी लेवल मतलब क्या, कक्षा, और उस कक्षा को एनर्जी लेवल क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा के साथ उस कक्षाओं में परिभ्रमण करता है ना, कुछ एनर्जी के साथ वह अपनी कक्षा में परिभ्रमण करता है, इसलिए उस कक्षा को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो यह डिक्लेयर करता है कि जिसको आप कक्षा कह रहे हैं उसको आप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, और वह इस तरह से कह सकता है क्योंकि ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा इलेक्ट्रॉन में होती है। चलिए, ये बात तो प्रथम पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले KLMNOPQ अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो इन कक्षा को या इन ऊर्जा स्तरों को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो KLMNOPQ के द्वारा, जो कि हमने पहले ही कहा दिया। यहां पर देखिए, यह जो है K, कक्षा का नाम है LMNO। इस तरह से अगर कोई एटम है तो उसके नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, अगर हम K कह रहे हैं तो आपको क्या समझना चाहिए कि वह प्रथम कक्षा है। अगर हम L कह रहे हैं तो आपको क्या समझना चाहिए, वो दूसरी कक्षा है। M क्या है, तीसरी कक्षा है। हम O कह रहे हैं, इसका मतलब वो पांचवी कक्षा है। तो कक्षाओं को समझने के लिए उसको KLMNOPQRST इस तरह से जो है नाम दिया गया और प्रथम कक्षा को K कहा गया। तो अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि प्रथम कक्षा को K क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होता है जो अक्षर, उसी तरह से उसी अक्षरों से जो है यहां पर किसी भी एटम के नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उसको डिफाइन करने के लिए उसी अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले आपको यह जानना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। दूसरा बात आपको यह जानना होगा कि इसका नाम KLMNOP क्यों रखा गया, कक्षाओं का नाम KLMNOP क्यों रखा, ABCD क्यों नहीं रखा। इसके पीछे कारण यह है कि जिस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी में है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले जो अक्षर हैं, कैपिटल में K, कैपिटल में LMNOPQ, उसी तरह से जो है उसी के द्वारा जो है इसको डिफाइन किया गया और इसकी कक्षाओं का नाम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस तरह से चलता है उसी तरह से जो है इसमें भी रख दिया गया। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपको यह समझना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है या स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही KLMNOPQ तरह से जो है ये अक्षरें ये इस्तेमाल होती है। तो अब हम बता रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, वह जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली या पदार्थों से अवशोषित होने वाली, स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली या पदार्थों में अवशोषित होने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों के है ना स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। और इसके द्वारा जो है इसके अध्ययन से पदार्थों की आंतरिक रचना का ज्ञान होता है। पदार्थ की आंतरिक रचना का ज्ञान किसके माध्यम से होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। और यहाँ जो आप कक्षा की बात कर रहे हैं, एटम के अंदर नाभिक में जो है चारों तरफ कक्षाएं,
यह भी तो पदार्थ के आंतरिक रचना का ही तो बात है। जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर हमारे हाथ में है, तो यह क्या है, इसका बाहरी आवरण है, लेकिन इसमें भी तो नाभिक हैं, इसके भी तो एटम हैं, और एटम के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर अभी भी लगा रहा है। तो यह भी तो पदार्थ के आंतरिक रचना की ही बात हुई। इसलिए जो पदार्थ की आंतरिक रचना में इलेक्ट्रॉनों के कक्षाओं को उसी नाम से डिफाइन किया गया जिस नाम से स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डिफाइन किया गया, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का नाम रखा गया, उसी तरह से जो है यहां पर नाम रख दिया गया। तो ये समझ में आ गया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों से उत्सर्जित या अवशोषित, पदार्थ में उत्सर्जित भी होता है और पदार्थ में अवशोषित भी होता है, क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना। पदार्थों में जब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होगा तो उन स्पेक्ट्रम का अध्ययन फिजिक्स के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। पदार्थ के अवशोषित या पदार्थ के उत्सर्जित, पदार्थ में उत्सर्जित या पदार्थ से अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का जाता है। और इस अध्ययन से क्या होता है, पदार्थों की आंतरिक रचना का ज्ञान मालूम होता है। पदार्थों की आंतरिक रचना का ज्ञान किसमें मालूम होता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। हाँ, अब उस स्पेक्ट्रम में कैसे कैसे स्पेक्ट्रम है, तो पदार्थ से अवशोषित होने वाले स्पेक्ट्रम भी हैं और पदार्थ से जो है उत्सर्जित होने वाले स्पेक्ट्रम भी हैं। उन स्पेक्ट्रमों का कौन सा स्पेक्ट्रम, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, तो वह स्पेक्ट्रोस्कोपी का जाता है और उसी से जो है ये नाम ली गई है। चलिए, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट है, इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहते हैं। यह जो अलग अलग ऊर्जा स्तर है, अलग अलग कक्षाएं हैं, इस कक्षा को सेल भी कहते हैं। ये तो हमने लिखा है, यहाँ जो है शायद ये ताला विषय होगा, तो यहाँ पर जो है इसको सेल भी कहा जाता है। कक्षा कहिए, कोष कहिए, सेल कहिए, ऊर्जा कोष कहिए, ऊर्जा स्तर कहिए, कक्षा कहिए, ऑर्बिट कहिए, सेल कहिए, ये सब क्या है, सेम चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n बराबर 1 को k द्वारा, उसके बाद वाले सेल n बराबर 2 को l द्वारा सूचित किया जाता है। हमने पहले ही कहा k बराबर जो है 1 पहली कक्षा, l बराबर दूसरी कक्षा, m बराबर तीसरी कक्षा, n बराबर चौथी कक्षा, o बराबर पांचवी कक्षा। यह जो है उन कक्षाओं का, उन कोषों का, उन सेलों का या उन ऊर्जा स्तरों का या कक्षाओं का, ऑर्बिट का, सेल का जो है नाम है, जिसको k बराबर 1 है ना, n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा को k से, n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा को, l से, n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा को, है ना, m से, और n बराबर 4 है ना, मतलब चौथी कक्षा को n से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी कोई दम नहीं था। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। इसी प्रकार बाद वाले सेल क्रमशः M, N, O, P और Q द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ये बात तो सही है कि सूचित किया जाता है, और इसी तरह से जो है बाद वाला सेल क्रमशः M, N, O, P, Q के द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब प्रथम कक्षा को K से, द्वितीय को L से, और इसके बाद वाले जितने भी होते जाएंगे M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z वो चलते रहेंगे। इसमें भी दम नहीं है। छठा पॉइंट को देखते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस बात को समझिएगा। क्या बोला कि नाभिक के जो सबसे निकट वाले सेल हैं उसकी ऊर्जा कम होती है। देखिए, निकट, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल या निकट वाली, है ना, निकट वाली कक्षा, नाभिक के सबसे निकट, यहां लिख देते हैं, नाभिक के निकट वाली जो सबसे निकट वाली कक्षा है ना, उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है। नाभिक के सबसे निकट वाली ऊर्जा की जो है ऊर्जा सबसे कम होती है। और नाभिक से, है ना, नाभिक के परमाणु के बाह्यतम सेल, नाभिक से सबसे दूर, है ना, सबसे दूर वाली कक्षा की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो यह बात को याद रखिएगा कि नाभिक के करीब वाली कक्षा का जो ऊर्जा होता है वह क्या होती है, कम होती है, और नाभिक से सबसे दूर वाला जो कक्षा है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो अब यहां से बताइए नाभिक के सबसे करीब में कौन है,
के है, प्रथम कक्षा के है, तो के का जो एनर्जी होगा, है ना, के की जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी, कम होगी। किसके बनिस्पत, जो बाहरी कक्षा है, ओ जैसे मान लीजिए बाहरी कक्षा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, बाहरी कक्षा की एनर्जी ज़्यादा, ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जो सबसे करीब में नाभिक की कक्षा है उसकी ऊर्जा कम होगी। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्नों को जो है पूछा जा सकता है ना। याद रखिएगा कि नाभिक के सबसे निकट वाले कक्षा की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है, अगर यदि मान लीजिए यह इतना बड़ा एटम है, सबसे अंदर में के है और सबसे बाहर में ओ है, तो इस KLMNO में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, ओ की होगी, और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, के की होगी। अगर हम इसी में से बाहरी कक्षा जो ओ है इसको मिटा दें, है ना, इसको हटा दें, ओ वाला मान लीजिए इसमें है ही नहीं कक्षा, तो फिर अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा, तो एन का। सबसे कम ऊर्जा के का होगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा, एन का। इस तरह से इसका मतलब है कि जो प्रथम कक्षा के बाद वाली कक्षाएं हैं, है ना, उसमें ऊर्जा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो सबसे बाह्यतम कक्षा में होती है। इसलिए क्या कहा, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा, जो सबसे बाह्यतम सेल है, सबसे बाहरी कक्षा है, उसकी ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। तो सबसे बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक और सबसे अंदर वाली सेल की ऊर्जा सबसे कम। तो इसका मतलब है जो जो हम आगे बढ़ते हैं उसमें क्या होती है, ऊर्जा जो है उसकी ज्यादा होती जाती है। के बनिस्पत एल का ऊर्जा ज्यादा होगा, एल के बनिस्पत एम का ज्यादा होगा, और एम के बनिस्पत एन का ज्यादा होगा। तभी तो KLMN में एन का सबसे ज्यादा होगा, और एन से ऊर्जा कम होगा एम का, एम से कम होगा ऊर्जा एल कक्षा का, और एल कक्षा से कम ऊर्जा होगा के कक्षा का। तभी तो के का सबसे कम है। तो याद रखिएगा, जो नाभिक के सबसे बगल वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जो नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा होती है ना, कि उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो ठीक है मित्र, आज हमने 6 पॉइंट जो कक्षा या सेल से संबंधित था वह आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।